गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज सुमित बनर्जी। फिर एक बार आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ इस प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है लर्निंग प्लेटफॉर्म विद सुमित। आई होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा। मैं जो बता रहा हूँ आप लोग सभी को कॉपी में नोट डाउन कर रहे होंगे। अभी तक तो मैंने 9 के 3 चैप्टर्स खत्म कर दिए, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का। तो आज मैं लेके आया हूँ क्लास 8 का लास्ट चैप्टर। वहां मैंने शुरू से रिवीजन करवाया था, यहाँ मैं लास्ट से शुरू कर रहा हूँ। तो लास्ट चैप्टर लेके आया हूँ साइंस का, आवर होम अर्थ अ यूनिक लाइफ सस्टेनिंग अर्थ। बट आज मैं आप लोगों को कोई नोट्स वोट्स नहीं लिखाने वाला, क्योंकि नोट्स आपके स्कूल टीचर या किसी टीचर ने लिखा दिया होगा। आप उसे पढ़िए, एनसीईआरटी बुक को 2-3 बार पढ़िए तो आपको वो चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर में अलग से कुछ पढ़ने का नहीं है और कुछ डिफिकल्टी नहीं है। अगर आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं फ्रीली। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन आंसर, टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर फ्रॉम क्यूरियोसिटी बुक। दिस इज क्यूरियोसिटी बुक्स चैप्टर। द बुक इज चेंज्ड दिस ईयर एज बिकॉज पिछले साल जो बुक था वो अलग था, तो हमें तो अलग बुक से पढ़ना पड़ता था तो आसान होता, लेकिन I have managed a curiosity book. So now I am going to discuss the question answer of this chapter, our home earth, a unique life sustaining earth. ये होगी आपकी बुक। तो मैं क्वेश्चंस लिखा नहीं रहा, आप लोग अपने कॉपी, रफ कॉपी या जो भी कॉपी आप उसको लेके बैठ जाइए। मेरे पास भी बुक है, आप लोग भी क्यूरियोसिटी का बुक निकाल लीजिए और हर एक क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर कुछ होमवर्क देना हो तो होमवर्क भी दे दूंगा जिससे आपका प्रैक्टिस हो। तो इधर आपका क्वेश्चन आंसर को हेडिंग दिया, कीप द क्यूरियोसिटी अलाइव। वाओ, डीप मीनिंग है इसका। ये बुक पूरा प्रैक्टिकल बेसिस है, मतलब आपको कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करने, उन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू आपको काफी कुछ समझ में आएगा। समझ पा रहे हैं? तो इस बुक का सिग्निफिकेंस बहुत अच्छा है। इसका बुक का इंट्रोडक्शन से लेके अंत तक बहुत अच्छा है, तो आप लोग इस बुक को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। आपको अच्छा लगेगा, नॉलेज गेन कर पाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज वन मेजर रीजन मार्स कैन नॉट करेंटली सपोर्ट लाइफ लाइक अर्थ। आप लोग अपना ध्यान कृपया करके क्वेश्चन नंबर 1 में केंद्रित करिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज वन मेजर रीजन मार्स कैन नॉट करेंटली सपोर्ट लाइफ लाइक अर्थ। मार्स क्यों नहीं सपोर्ट कर पा रहा लाइफ अर्थ की तरह, एक मेजर रीजन बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं। इट हैज टू मेनी वॉल्केनोस, इट इज टू क्लोज टू द सन, सन के बहुत नजदीक है, इट लैक्स अ थिक एटमॉस्फेयर एंड लिक्विड वाटर, इट्स मैग्नेटिक फील्ड इज टू स्ट्रॉन्ग। बताओ इन चारों ऑप्शन में से आपको क्या लगता है कौन सा होगा। आपने इस चैप्टर को बहुत बार पढ़ा है, मे बी ये आपका लास्ट चैप्टर जो कुछ दिन पहले खत्म हो गया होगा। एनुअल एग्जाम्स आपके नजदीक है, आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यूज आपको आने चाहिए और ज्यादातर क्वेश्चन केस बेस्ड होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2, इट इज टू क्लोज टू द सन। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, क्योंकि वॉल्केनोस का कोई एग्जिस्टेंस मार्स में पकड़ा नहीं गया है, ठीक है, पकड़ा नहीं गया है। और इसका थिक नहीं एटमॉस्फेयर है, थिन एटमॉस्फेयर है। और लिक्विड वाटर का भी एग्जिस्टेंस है, हो सकता है, ठीक है, वो उसके लिए भी कई सारे प्रोसेस है, लेकिन ये थिक एटमॉस्फेयर लैक करता है इसका, क्योंकि थिन एटमॉस्फेयर है, 100 टाइम थिन है अर्थ के एटमॉस्फेयर से। मार्स का एटमॉस्फेयर 100 टाइम थिन है अर्थ के एटमॉस्फेयर से, तो इट लैक्स अ थिक एटमॉस्फेयर। ये सही है, लेकिन ये मेजर रीजन नहीं है कि मार्स सपोर्ट नहीं करता। बहुत गर्म है क्योंकि सन के बहुत नजदीक है, लेकिन अर्थ थोड़ा सा दूर है, जिसकी वजह से सन के रेडिएशंस जल्दी अर्थ में पहुंचते नहीं है। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन इज ऑप्शन 2। अगर मेरे से कुछ गलत एक्सप्लेन हुआ है या सही आंसर नहीं बोला तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो इसका आंसर मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन 1 का आंसर है ऑप्शन 2। क्या है? इट इज टू क्लोज टू द सन, इट इज टू क्लोज टू द सन। आपको रीजन भी पता होना चाहिए ना, रीजन, इसका भी रीजन क्यों, इसके पीछे भी क्यों, है ना, तो आपको सब आना चाहिए। नाउ सेकंड क्वेश्चन, which of this is an example of geodiversity। now what is geodiversity? ये geodiversity होता क्या है, एग्जांपल कैसे पता करेंगे। तो geodiversity जो है बेसिकली रेफर्स टू नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। यहां लिख देता हूं, geodiversity basically refers to non living components।
नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, जिनके पास प्राण नहीं है, जिनके पास लाइफ नहीं है, उन सभी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को जियोडाइवर्सिटी रेफर करता है। जियोडाइवर्सिटी, ये जितना कुछ लिखा रहा हूं, आंसर्स डिस्कस कर रहा हूं, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए जो जो मैं बता रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इधर से एक या दो पूछ ही सकता है घुमा फिरा के। ठीक है, तो ऑप्शन क्या दिया, वेराइटी ऑफ बर्ड चर्पिंग इन अ फॉरेस्ट। बर्ड तो लिविंग है, उनके चर्प करने से क्या फर्क पड़ता है। ऑप्शन 2 है डिफरेंट लैंडफॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, वैलीज एंड डेजर्ट्स। हाँ, ये नॉन लिविंग तो है। फिर चेंजिंग वेदर ड्यूरिंग मानसून, वेदर तो एक प्रोसेस है। फिर ये कैसे, चेंजिंग वेदर ड्यूरिंग मानसून, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश इन अ पॉन्ड। वेदर का चेंज ड्यूरिंग मानसून ये ठीक नहीं है, मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस इन अ पॉन्ड, ये तो लिविंग हो गया। तो ऑप्शन 2 इज मोस्ट करेक्ट एज बिकॉज माउंटेन्स, वैलीज एंड डेजर्ट्स आर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया होगा। ज्यादातर मतलब अलग अलग लैंडफॉर्म, सारे लैंडफॉर्म्स जो मैंने छोड़ दिया इधर ऑप्शन में, मान लो ऑप्शन में तो 3 दिया है, जैसे प्लेट्यूज और भी कुछ है ना, तो वो सारे लैंडफॉर्म, प्लेन्स, तो ये जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं ये भी आपका जियोडाइवर्सिटी का एग्जांपल है। तो सारे लैंडफॉर्म्स कैसे होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, इसका भी ऑप्शन 2 ठीक है। डिफरेंट लैंडफॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, डिफरेंट लैंडफॉर्म्स, ऑप्शन 2 ठीक है। डिफरेंट लैंडफॉर्म्स लाइक, टिक भी कर सकते हैं आप, टिक भी कर सकते हैं एमसीक्यूज के लिए, बाद में उसे कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नो इश्यू, बस आपको याद रहना चाहिए। वैलीज एंड डेजर्ट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया है। तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। इफ द अर्थ वे स्मॉलर विद द सेम डेंसिटी, व्हाट माइट हैपन टू इट्स एटमॉस्फेयर? It would become thicker and hotter. It would, अर्थ का एटमॉस्फेयर थिकर हो जाएगा और हॉटर हो जाएगा, ये कोई कारण नहीं है, नहीं ये होने वाला नहीं है। अगर अर्थ छोटा है विद द सेम डेंसिटी हो जाता, वेयर स्मॉलर विद द सेम डेंसिटी, नहीं, इट वुड बिकम थिकर एंड हॉटर इज रॉन्ग, ये फ्रोजन हो जाएगा। फ्रोजन क्यों होगा, फ्रोजन तो एटमॉस्फेयर हटाने से हो जाता, फिर नाइट्स बहुत ज्यादा फ्रीजिंग हो जाता, डे के टाइम में बहुत ज्यादा गर्मी लगता, आप लोग रह नहीं पाते, कई जन उसको मे बी मर भी जाते, ठीक है, बहुत सारे जन। तो फ्रोजन तो डिफरेंट हो गया। इट वुड कॉज स्ट्रॉन्गर विंड्स भी नहीं होगा। तो सेकेंड ऑप्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, इट वुड एस्केप इनटू स्पेस ड्यू टू वीकर ग्रेविटी। ऐसा क्यों, क्योंकि छोटा होने पर मास कम हो जा रहा है, छोटा होने पर मास कम हो जा रहा है, मास डिक्रीजेस, एंड मास डिक्रीजेस, दैट इज व्हाई जो ये स्पेस को एस्केप कर जाएगा, ग्रेविटी कम हो जाएगा। मास जितना कम, ग्रेविटी उतना ही कम, समझ में आ रहा है, मास कम हो जाएगा, मास विल डिक्रीज। तो इधर ऐसे नीचे की तरफ एरो कर दिया, ठीक है, तो इसका 2 होगा, it would escape into space due to weaker gravity, आई होप आपको ये तीन क्लियर हो गया होगा, विद एक्सप्लेनेशन। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हाई आर ऑफस्प्रिंग डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, दे ग्रो इन डिफरेंट क्लाइमेट, ऐसा बात नहीं है, क्लाइमेट का यहाँ क्या से संबंध हो गया, क्लाइमेट कैसा भी हो, दे ईट डिफरेंट फूड, ऐसा भी बात नहीं है। ऑफस्प्रिंग जो है वो अलग फूड खाते हैं इसलिए पेरेंट्स से अलग होते हैं, अलग फूड खाएंगे तो भी क्या अलग होगा, अलग ऐसे नहीं होता। दे एक्वायर न्यू इंस्ट्रक्शंस आफ्टर बर्थ, ये भी नहीं है। दे गेट मिक्स्ड इंस्ट्रक्शन जीन्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, बिल्कुल दोनों पेरेंट्स का अलग अलग जीन जो है, एक पेरेंट बी पेरेंट, तो उससे सी ऑफस्प्रिंग हुआ, तो ए का कैरेक्टरिस्टिक सी में इनहेरिट होगा, बी का सी में होगा, तो ए और बी का मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक इनहेरिट होगा सी में, तो दैट इज व्हाई सी पूरा अलग तरीके से बन जाएगा, समझ रहे हो ना मेरा बात। तो ए प्लस बी, ए पेरेंट प्लस बी पेरेंट सी ऑफस्प्रिंग देगा, तो उसके पास ए का भी होगा, बी का भी कैरेक्टरिस्टिक होगा, तो सी कैसा होगा, टोटली डिफरेंट होगा ना, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। दे गेट मिक्स्ड इंस्ट्रक्शंस
जीन्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। अब ये जीन्स क्या चीज है? जीन्स जीनस से आया, जीनस से जीन्स आया। जीन्स मतलब होता है फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। 9 में पढ़ोगे, 8 में बता दिया होगा आपका स्कूल टीचर्स ने, ठीक है। जीन्स आपको पता होना चाहिए, जीन्स इज फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। 4 का आंसर मैं दिखा देता हूं, फिर उसको बताऊंगा। दे गेट 4 का ऑप्शन 4, दे गेट मिक्स्ड इंस्ट्रक्शंस। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, मजा आ रहा होगा। नया बुक है हम लोग का, जो बुक था उसमें ये सब चैप्टर्स नहीं था मेरा, ठीक है, मेरे फ्रेंड्स का भी था। फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, जगह नहीं है, ऊपर लिख दे रहा हूं, फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। आई होप आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, आप सभी नोट डाउन कर रहे होंगे, ठीक है। 4 क्वेश्चंस और चारों ही एमसीक्यू डिस्कस कर लिए हैं। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो मैं इसे मिटा रहा हूं क्योंकि आगे भी क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। तो जीन के बारे में मैं बोल रहा था, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बुलेट देके नोट कर लीजिए, ठीक है। जो मेरे को याद आता रहेगा मैं उस हिसाब से आपको कुछ लिखा दूंगा। ऐसे भी मैंने अपने सेल्फ जो क्लास 9 के जो सीनियर्स हैं उनका जो लेक्चर बनाया, मतलब मैं तो खुद क्लास 9 का हूं, मेरे फ्रेंड्स का ही लेक्चर बनाया, तो उनको सेल चैप्टर में पढ़ाते वक्त भी बताया था कि जीन्स क्या है? फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन्स क्या है? फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो इसे पॉइंट देके लिखिए, जीन्स आर फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म है, वो भी लिख लीजिए जरूरत पड़े तो, ठीक है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं, क्विकली बता देता हूं। जैसे क्लास 8 एक है, आप लोग क्लास 8 में पढ़ रहे हो, मान के चलो यू कैन एज्यूम दैट द स्ट्रेंथ ऑफ योर क्लास, total strength of your class is 48 students, and for one day you consider your class as DNA, so the 48 students, the small kids, the small students, class 8 students, each student is gene of a DNA, so like that you can understand it better, you can understand it in a better way। इस तरीके से आप इसे आसानी से और अच्छे से समझ सकते हो कि 48 स्टूडेंट जो है सभी जीन्स है उस क्लास 8 एक डीएनए की। अंडरस्टैंड? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नाउ क्वेश्चन 5, ये थोड़ा सा लिखने वाला क्वेश्चन है। यू नोटिस टाइनी ग्रीन प्लांट्स ग्रोइंग इन क्रैक्स ऑन योर स्कूल वॉल आफ्टर द मानसून। स्कूल वॉल, आपने स्कूल में आप लोग पढ़ रहे होंगे, कभी खेलते खेलते या पढ़ते खिड़की से आपको देखने का आदत हो, आप नोटिस किए कि दीवार देख रहे हो, उन दीवार में क्या होता है, कुछ ग्रीन प्लांट्स उग जाते हैं क्रैक्स के बीच में, कुछ क्रैक्स होते हैं, जैसे यहाँ दीवार है, इसमें कुछ क्रैक्स है, यहाँ पर कुछ ग्रीन प्लांट्स उग जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं। Where do you think the seeds came from? आए कहां से सीड्स तो सॉइल में बोया जाता है, सॉइल से प्लांट उगता है, फिर वो ट्री बनता है, वो समझ में आ रहा है, लेकिन वॉल्स में सीड कहां से आए? What conditions help this plants grow there? क्या कंडीशन इसे हेल्प किया इस प्लांट को ग्रो करने में, क्या कंडीशन, ठीक है। तो इसको मैं एकदम सिस्टमेटिकली आपको लिखाता हूं, पैराग्राफ में ही लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एप्रोप्रिएट लिखिए। आप लोग पॉइंट में भी लिख सकते हो, मैं पैराग्राफ में लिखा दे रहा हूं। Seeds likely arrived from via air, water, wind भी लिख सकते हो, birds, इसको यहां लिखो तो बेहतर रहेगा, आसान होगा। एयर, बर्ड्स एंड वाटर रन ऑफ,
runoff that carried them into wall की तरफ कैरिड करता है while monsoon provided them moisture, warmth and sufficient nutrients allowing them to germinate and thrive in the moist ये है पूरा आंसर। कैपिटल होता है फर्स्ट लेटर सेंटेंस का। साइंस में भी इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे सीड्स जो होते हैं वो सॉइल में गिरे हुए होते हैं, कभी बर्ड्स अपने पैरों से मुंह से उठा देते हैं, उसको वहां रख देते हैं, विंड के प्रभाव से भी वो उधर चले जाता है, पानी के रन ऑफ से भी हो जाता है। फिर जब मानसून आता है, मानसून के ऑनसेट मींस बिगिनिंग से क्या होता है, बारिश गिरता है, तो सीड्स जहां पर भी हो उसको सफिशिएंट न्यूट्रिएंट मिल जा रहा है, पानी मिल जा रहा है, गर्मी मिल रहा है ड्यू टू सनलाइट और सफिशिएंट वार्मथ, सफिशिएंट गर्मी मिल जा रहा है, जिसके वजह से वो ग्रो कर रहा है, जर्मिनेट हो रहा है। तो यही आंसर आप लिखेंगे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन 5 इज आल्सो डिस्कस्ड। ये पॉइंट जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, ये पॉइंट जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। जीन्स आर फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए जो बताया, और आई होप आपको फिफ्थ क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया। और जो मैंने लिखा है इस टाइप से अगर आप एग्जाम में लिखोगे, पॉइंट्स वाइज भी आप लिख सकते हो, उसको इसी में ही पॉइंट बना दो तोड़ के, ठीक है, क्योंकि साइंस में और एसएसटी में पॉइंट वाइज आंसर लिखने से मार्क्स मिलता है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको पता है, मैं बता नहीं रहा। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप उसको कॉपी में जरूर लिखिए, ठीक है। कॉपी में लिखना बिल्कुल मत भूलिए। सर जो डिस्कस कर रहा हूं वो आप लिखेंगे तो एग्जाम में कॉमन आ गया तो आप लोग उसे लिख सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। अ सिटी हैज रिसेंटली कट डाउन अ लार्ज पैच ऑफ फॉरेस्ट टू बिल्ड न्यू रोड्स एंड बिल्डिंग्स। नए रोड बनाने के लिए, नए बिल्डिंग्स बनाने के लिए ही तो करता है लोग। आजकल के जनरेशन के लोग क्या कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन वाले लोग होते हैं या जो गवर्नमेंट होता है वो क्या करता है, वो फॉरेस्ट को काट देता है ड्यू टू फॉरेस्ट बनाने के लिए, मेरा मतलब ड्यू टू बिल्डिंग्स बनाने के लिए, तरह तरह के फैक्ट्रीज बनाने के लिए, देन आपका क्या लिखा है, न्यू रोड्स बनाने के लिए, ये सब करता है। तो डिस्कस द पॉसिबल इफेक्ट्स दिस कुड हैव ऑन लोकल क्लाइमेट। बहुत प्रभाव होता है इसका लोकल क्लाइमेट के ऊपर, लेकिन क्या प्रभाव होता है इसको डिस्कस करने बोला है। बायोडाइवर्सिटी में क्या प्रभाव होता है इसको भी डिस्कस करने बोला है। एंड हाउ माइट दिस अफेक्ट वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर के आने जाने के ऊपर कितना असर देता है, या क्वालिटी की खराब आएगा कि अच्छा आएगा एरिया में, तो उसको क्या करता है। और इससे बचा कैसे जाए, ये तो क्वेश्चन में नहीं लिखा है, इसके बारे में भी आप सोच के रखिए, ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखोगे, पहले लिखना इफेक्ट्स ऑन लोकल क्लाइमेट, उसके बाद पॉइंट्स लिखना
इसका पॉइंट्स उसके बाद लिखना, पहले लिखना इफेक्ट्स ऑन लोकल क्लाइमेट, फिर 2 डॉट दे दो या फिर 2 डॉट इस टाइप से हाइफन दे दो, 2 डॉट हाइफन दे दो। अब पहला पॉइंट देखो क्या दिया हुआ है, क्या लिख सकते हो आप, इसका पहला पॉइंट क्या लिख सकते हो। अगर फॉरेस्ट काटोगे, फॉरेस्ट क्या कर रहा है, फॉरेस्ट क्या कर रहा है, टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है। फॉरेस्ट काटोगे तो जो रेडिएशंस है, जो रेडिएशंस है उन्हें ट्री रोक पाएगा, फॉरेस्ट रोकने का काम कर रहा था, फॉरेस्ट काट दिया तो आपको रोकेगा कौन। तो धीरे धीरे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इंक्रीज टेम्परेचर। तो मैं तो कीवर्ड लिख दे रहा हूं, आप लोगों का काम है इसको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि एग्जाम में बस की पॉइंट लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलने वाला। तो आप अभी इंक्रीज टेम्परेचर लिखा है, इसको आप एक्सप्लेन कर देना जो मैं बोला। सेकेंड पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, सेकेंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, एक तो इंक्रीज टेम्परेचर, एक इंक्रीज टेम्परेचर, फिर लोअर रेनफॉल, लोअर रेनफॉल, लोअर रेनफॉल, उसके बाद इंक्रीज्ड CO2, इंक्रीज्ड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये 3 पॉइंट, इसको एक्सप्लेन कर देना। लोअर रेनफॉल, रेनफॉल को भी पेड़ ही लाता है, रेनफॉल को भी पेड़ लाता है। अब ऐसा कैसे बताओ, थोड़ा सोचो कैसे। तो ये आपका टास्क रहेगा, आप लोग जान के आइए, पता करिए with the help of internet or any source, any help book, that how trees can bring rainfall, या how trees are a very important source of rainfall. Okay, तो इधर लिख देता हूं, ये आपका टास्क रहेगा, how are trees important source, नहीं एन होगा, आई वोवेल है ना, तो important source of rainfall। ठीक है, ये आपका टास्क रहेगा। बाकी इफेक्ट्स ऑन लोकल क्लाइमेट आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला डिस्कस होगा इफेक्ट ऑन क्लाइमेट, बता दिया तो इफेक्ट ऑन अब क्या, बायोडाइवर्सिटी बताऊंगा, फिर वाटर अवेलेबिलिटी। ठीक है, वाह, चलिए स्क्रीनशॉट आया होगा, आप लोगों ने ले लिया होगा, मैं बता रहा हूं। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। 9 के बच्चों को, अगर कोई मेरा मतलब 9 के जो मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी अगर कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ऐसे कई सारे होमवर्क्स और कई सारे टास्क देता हूं, आप लोग करिए उसको। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में थे, तो इफेक्ट्स ऑन, हमने क्लाइमेट लिख दिया, इफेक्ट्स ऑन बायोडाइवर्सिटी फिर से एक्सप्लेन आप लोग करना, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कीवर्ड्स। ठीक है, जैसे कि हैबिटेट लॉस, कई सारे लोगों, कई सारे एनिमल्स का और कई सारे ट्राइबल्स का वो घर था, उसको फॉरेस्ट को काटोगे तो घर कहां से मिलेगा, शेल्टर तो वो ट्रीज से बनते हैं, वहीं पर उधर ही उसके बीच रहता है, और वहां कौन रहना चाहेगा, वो बंजर जमीन बन जाएगा, बिल्डिंग्स बनने लग गए, वहां फैक्ट्रीज बनने लग गए, तो वो किसका घर था, ट्राइबल्स और एनिमल्स का, तो अब वो कहां रहेंगे। तो दैट इज व्हाई हैबिटेट लॉस भी एक कारण है, तो आप उसको एक्सप्लेन कर देना। सेकंड पॉइंट है, अच्छा इसको बड़ा लिखता हूं थोड़ा, हैबिटेट लॉस, अब आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, हैबिटेट लॉस। सेकंड लिखना फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन लिखना, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। थर्ड पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं स्पीसीज डिक्लाइन, बिल्कुल स्पीसीज डिक्लाइन भी हो रहा है, तो उसको भी एक्सप्लेन कर देना। कीवर्ड्स आपको लिखा दिए,
आप लोग एक्सप्लेन कर देना, एक्सप्लेन करना आपका काम है, ठीक है, कर देना। अगर यहां पर कोई दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में श्योरली बता दीजिएगा, मैं हेल्प कर दूंगा। अभी जो लास्ट है वाटर अवेलेबिलिटी और क्वालिटी इन एरिया में कैसा इफेक्ट होगा, इसका भी 3 इफेक्ट मैक्सिमम आपको लिखा दूंगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको मिटा दे रहा हूं, अब इस बायोडायवर्सिटी को सिर्फ मिटा दे रहा हूं क्योंकि इफेक्ट्स ऑन तो रहने तो देना ही पड़ेगा, कभी भी काम हुआ नहीं है पूरी तरीके से। अब इफेक्ट्स ऑन अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी और क्वालिटी ऑफ वाटर, क्वालिटी ऑफ H2O लिख देता हूं। वाटर को तो H2O भी बोलते हैं, केमिकल फॉर्मूला H2O पता है कि नहीं आप लोगों को? ठीक, पता ही होगा, इतना तो पता ही रहता है सभी को। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे अवेलेबिलिटी और क्वालिटी ऑफ H2O में, कि पेड़ क्या कर रहा था, मान लो बहुत ज्यादा बारिश गिरा या बहुत ज्यादा बारिश एक प्लेस में गिरा, दूसरे प्लेस में नहीं गिरा, लेकिन एक प्लेस ने बदमाशी किया और उस पानी को छोड़ दिया और वो दूसरे प्लेस में चला गया। दोनों चीज पॉसिबल है, फ्लड्स कभी भी हो सकता है कहीं पर भी, इट इज अनसर्टेन, फ्लड्स अनसर्टेन है, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी अनसर्टेन है, वो मे बी ह्यूमन कॉज भी हो सकता है, नेचुरली भी आ सकता है, आएगा तो डिस्ट्रक्शन तो लाएगा ही, आएगा तो डिस्ट्रक्शन लाएगा, इतना समझ लो। तो वो डिस्ट्रक्शन से कौन रोकता है? पेड़। पेड़ उन पानी को एब्जॉर्ब करता है, पेड़ उसको प्रिवेंट करता है, पानी को रोकता है। तो फॉरेस्ट काट रहे हो तो पेड़ भी कट रहा है, पेड़ तो नहीं रहा, फॉरेस्ट को रोकने का काम कर रहा था। तो एक्सेसिव फ्लड्स होगा, क्या होगा? एक्सेसिव फ्लड्स। बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आप इसे लिख लीजिएगा, कीवर्ड्स लिख दे रहा हूं। सेकंड क्या है? वाटर अवेलेबिलिटी और क्वालिटी इन एरिया। फिर वो एक वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स था रेनफॉल का, तो शॉर्टेज ऑफ रेन वाटर, ये भी आप लिख सकते हैं, कभी शॉर्टेज भी हो सकता है, बारिश हो भी गया तो फ्लड आएगा, वरना शॉर्टेज ऑफ रेन वाटर। थर्ड क्या है? थर्ड क्या है? टास्क आपका रहेगा, थर्ड आप खुद से लिखिए, ठीक है, विथ एक्सप्लेनेशन, विथ एक्सप्लेनेशन थर्ड आप खुद से लिखिए। रिवीजन स्टेज है, आप लोग खुद भी लिखने का प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आपको 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और 5, 6 डिस्कस कर दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शॉर्टेज ऑफ रेन वाटर भी हो सकता है क्योंकि ट्रीज इसका सोर्स है, और एक्सेसिव फ्लड भी हो सकता है क्योंकि ट्रीज जो है रोकने का काम करते हैं, ट्रीज ही नहीं रहे तो रोकेगा कौन? अंडरस्टैंड? आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं, मैं इसे मिटाने जा रहा हूं। अगर आप लोगों से छूट गया हो स्क्रीनशॉट लेना तो आप वीडियो को पीछे कर लीजिए। Now I am going to discuss 7th question. A friend says the earth has always had climate changes in the past. Past में हमेशा climate change होते थे. So today's global warming is nothing new. आज का global warming कोई नया नहीं है. How would you respond using what you have learned in this and other chapters in your science book? इससे पहले कई सारे चैप्टर्स क्लास 8 के साइंस बुक में आप लोग पढ़ चुके हो, मैं भी पढ़ के आया था पिछले साल। फिर उसके ऊपर आप लोगों को रेस्पॉन्ड करना है कि आपको क्या लगता है, आपने क्या सीखा, ठीक है। तो कैसे लिखोगे? पास्ट में क्या होता था? पास्ट में क्या होता था? अर्थ का क्लाइमेट नेचुरली चेंज होता था, नेचुरली चेंज होता था आइस एज के समय। लेकिन अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो हम ही उसके कारण है। अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो उसके मेन कारण हम ही लोग हैं। वो कैसे? हम इतना कुछ जला रहे हैं, कोल जला रहे हैं, पेट्रोलियम जला रहे हैं, हाँ केरोसिन जला रहे हैं, या फिर गैस जला रहे हैं, मे बी CO2 मीथेन,
तो उससे क्या होता है, एक्सेसिव पॉल्यूशन होता है, तो वो एनवायरनमेंट को हार्म करता है, डिग्रेड करता है सॉइल को डिग्रेड करता है, एनिमल्स मर जाते हैं, रिवर्स में जो फिशेस होते हैं वो मर जाते हैं, उनको वो मीन्स कंटेमिनेट, पानी कंटेमिनेटेड हो जाता है, तो उससे क्या होगा, फिश क्या रह पाएगा जिंदा, तो वो मर जाएगा। तो इससे क्या है, हैबिटेट लॉस भी होता है। तो अभी रीजंस में हम नहीं जाएंगे, तो ये ग्लोबल वार्मिंग का कॉज क्या है, मेजरली हम है। लेकिन पुराने समय में क्या होता था, वो नेचुरली हो जाता था, तब लोगों का समझ था कि लोग ऐसे कुछ करते वरते नहीं थे, और नेचुरली सब कैलेमिटीज वगैरह आता था। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए सेवेंथ को कैसे लिखे, मैं दिखा दे रहा हूं। इन द पास्ट Earth's climate change climate changed naturally like ice ages. But today's global warming is different, as because it is mostly caused by humans। इसका भी फुल स्टॉप देके लिखना, लाइक बर्निंग ऑफ कोल, पेट्रोलियम and gases। We releases like CO2 and methane। तो ये हो गया सेवेंथ क्वेश्चन डिस्कस। मीथेन का केमिकल फॉर्मूला आपको पता है, जानने का इच्छा है, मैं बता देता हूं। सो मीथेन का केमिकल फॉर्मूला होता है CH4, मीथेन CH4, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, ऑक्सीजन का O2, नाइट्रोजन का N2। ये सब पता रहना चाहिए आपको, ठीक है। 8 में आ गए अगले साल 9 में, तो 9 में ये सब हर एक का केमिकल फॉर्मूला पूछता है। ये किसका है, मीथेन का। ये किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का। ये किसका है, ऑक्सीजन। ये है नाइट्रोजन। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। इमेजिन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड सडनली डिसअपियर्ड मींस गायब हो जाना, वैनिशेस। डिसअपियर्ड का दूसरा सिनोनिम है वैनिश। सो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स कुड अराइज फॉर लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ में जो लाइफ है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, ह्यूमंस है, उनको क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, किस तरह के, तो उसको एक्सप्लेन करना है। तो कैसे एक्सप्लेन करोगे। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके मैं 3 पॉइंट लिखाऊंगा आपको। जैसे पहला पॉइंट होगा फिजिक्स के बेसिस पे, पहला पॉइंट होगा मोर रेडिएशन, फिजिक्स के बेसिस पे।
विदाउट द मैग्नेटिक फील्ड, विदाउट द मैग्नेटिक फील्ड, बिना मैग्नेटिक फील्ड के, बिना मैग्नेटिक फील्ड के हार्मफुल सोलार रेडिएशन, हार्मफुल सोलार रेडिएशन would directly reach अर्थ। पहला पॉइंट ये लिखना, पहला पॉइंट ये लिखना। अगला पॉइंट क्या लिखोगे? मोर रेडिएशन, बिना कोई मैग्नेटिक फील्ड के जो हार्मफुल रेडिएशन है वो क्या करेंगे, अर्थ में डायरेक्टली एंटर करने लगेंगे। फिर क्या होगा? हार्म टू लाइफ, हार्म टू लाइफ, हार्म टू लाइफ। क्या हार्म होगा? इंक्रीज्ड, अच्छा लिख नहीं रहा ठीक से, मर गया ये, कोई बात नहीं, और भी है। हार्म टू लाइफ क्या है? इंक्रीज्ड रेडिएशन वुड डैमेज डीएनए, डीएनए को डैमेज करता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। सभी का डीएनए कैसा होता है? ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जानना चाहिए। चलिए मैं इसको एकदम थोड़ा सा बाद में बताता हूं, ठीक है, आप लोगों को नॉलेज के लिए। हार्म टू लाइफ, हार्म टू लाइफ क्या है? इंक्रीज्ड रेडिएशन, ये बायोलॉजी के अकॉर्डिंग, ठीक है। इंक्रीज रेडिएशन कुड कॉज या वुड कॉज डैमेज, डैमेज मतलब डिस्ट्रक्शन, डैमेज, हाँ मीन्स खत्म कर देना, डिस्ट्रक्ट कर देना, नष्ट कर देना। डैमेज डीएनए, कॉजिंग डिजीजेस, कॉजिंग वेराइटी ऑफ डिजीजेस, अलग अलग डिजीजेस हो सकते हैं, कॉजिंग डिजीजेस and affecting both plants and animals, plants को भी अफेक्ट करेगा एंड एनिमल्स को भी, ठीक कि नहीं? प्लांट्स और एनिमल्स, पौधे, पेड़, जानवर, सभी लोगों को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। ये बायोलॉजी के बेसिस पे, ये फिजिक्स के बेसिस पे दो लिखा दिया। अभी केमिस्ट्री के बेसिस पे भी लिखना है ना, तो उसको भी लिखा देता हूँ। ये कितना नंबर क्वेश्चन है? आंसर नंबर 8 डिस्कस हो रहा है। सब लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं। क्लास 9 के स्टूडेंट्स को अगर रिवीजन चाहिए या उनके नॉलेज के लिए भी वो ये 8 का लेक्चर देख सकते हैं, नो इशू, ठीक है। नॉलेज जरूरी है, चाहे वो जूनियर क्लासेस में थोड़ा सा जाए भी जरूर, क्योंकि 8 का पढ़ाई 10 में भी मिल जाएगा। चलिए तीसरा रीजन भी डिस्कस कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 हो रहा था, तो 8 का तीसरा रीजन बता रहा हूं। केमिस्ट्री के बेसिस पे ओजोन लेयर डैमेज, ओजोन लेयर डैमेज, ओजोन लेयर डैमेज केमिस्ट्री के बेसिस पे। तो क्या होगा? ओजोन का जो लेयर है, ओजोन लेयर ब्रेक्स हो जाएगा, टूट जाएगा। ओजोन लेयर ब्रेक्स एंड हार्मफुल यूवी लाइट्स, हार्मफुल यूवी लाइट्स जो है क्या करने लगेंगे? रीच द सरफेस, सरफेस को रीच करेंगे, ठीक कि नहीं? सरफेस को रीच करेंगे। यह है तीसरा पॉइंट। समझ में आया कि नहीं आया? 8 का क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? बहुत आसान था, ये 3 रीजंस लिखोगे मार्क्स मिल जाएगा आपको, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ता हूं। यू आर टास्क विद डिजाइनिंग अ न्यू सेटलमेंट फॉर ह्यूमंस ऑन मार्स।
आपको टास्क दिया गया डिजाइन करने के लिए एक नया सेटलमेंट घर मतलब लोगों के लिए मार्स में। आप तो 3 चीज बताओ जो तुम उसमें अर्थ की तरह ही रिक्रिएट करोगे, दोबारा बनाओगे ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। विच ऑफ दिस रिक्रिएट में मतलब तुम दोबारा अर्थ के जैसे ही बनाओगे, एकदम अर्थ का कॉपी। विच ऑफ दिस डू यू थिंक इज द हार्डेस्ट टू रेप्लिकेट एंड व्हाई? रेप्लिकेट का मतलब कॉपी। कई जनों को दिक्कत होगा, एक बायोलॉजिकल टर्म है। रेप्लिकेट मींस टू कॉपी, टू कॉपी, कॉपी बनाना, एकदम डिट्टो छाप देना। एग्जाम का कॉपी छापना नहीं। ये कॉपी है, ये कॉपी है अर्थ के कैरेक्टरिस्टिक का कॉपी, मतलब अर्थ का कैरेक्टरिस्टिक को मार्स में लाना। तो ये डिफिकल्ट है, तो कौन सा डिफिकल्ट है और क्यों है, वाई भी पूछा है। सो 9 नंबर क्वेश्चन के पॉइंट्स क्या होंगे? 9 नंबर जैसे ब्रीथलेस एटमॉस्फेयर, ब्रीथलेस एटमॉस्फेयर, पहला पॉइंट आप लोग क्या लिखोगे? ब्रीथलेस एटमॉस्फेयर। सांस लेने में तकलीफ होगा, सांस लेने में तकलीफ होगा क्योंकि 100 टाइम्स थिन है अर्थ का, और CO2 कैसा है? टॉक्सिक है, काफी टॉक्सिक। तो इसके वजह से तो आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा ठीक से, उसको आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। फिर तो ये मैं लाऊंगा, ठीक है। ब्रीथलेस एटमॉस्फेयर है, लेकिन मैं कैसा लाऊंगा? एक अच्छा एटमॉस्फेयर लाऊंगा। तो ये आप लोगों को करना है, सोचना है इस टाइप से। फिर लिक्विड वाटर सप्लाई, लिक्विड वाटर सप्लाई भी लिखना, ठीक है, एक्सप्लेन कर देना इसको भी। लिक्विड वाटर सप्लाई को मैं थोड़ा सा बता देता हूं, क्या लिखोगे? दैट तो जो लिक्विड वाटर है वो क्या है? लिक्विड वाटर क्या है? एग्जिस्ट ऑन मार्स इन द फॉर्म ऑफ आइस। तो एग्जिस्ट करता है, तो उसमें क्या होगा? उसको रिसाइकल करना है, उसको प्योरीफाई करना है। प्योरीफाई भी तो करना है, साफ पानी चाहिए पीने के लिए, हाइजीन करना है उसको, ठीक है। तो वो एक्सप्लेन कर दीजिएगा। सेकंड पॉइंट है लिक्विड वाटर सप्लाई, फर्स्ट है ब्रीथलेस एटमॉस्फेयर। थर्ड क्या आप लाओगे अर्थ का कैरेक्टरिस्टिक? थर्ड कौन सा कैरेक्टरिस्टिक लाओगे? टेम्परेचर कंट्रोल एंड रेडिएशन शील्डिंग। ये भी आपको बताया ना, अर्थ में ग्रीन हाउस गैसेस है जो क्या करते हैं? टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, रेडिएशंस को रोकते हैं, हार्मफुल रेडिएशंस को। ओजोन लेयर है, तो टेम्परेचर कंट्रोल एंड रेडिएशन शील्डिंग। तो ये मार्स में लाना चाहोगे कि नहीं? लाना चाहोगे कि नहीं? तो ये 3 चीज आपको लिखना है, 3 चीज आपको लिखना है, इसको एक्सप्लेन करना है। मैंने एक्सप्लेन नहीं किया इसका मतलब आप लोग मत करना, ऐसा छोड़ मत देना, इसको एक्सप्लेन करना, ठीक है। आपको मैंने हिंदी में बता दिया, सब कुछ अच्छे से बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। उसी चीज को लिखना, ठीक है। अगर कुछ और भी आपको आता हो या पता हो तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और डिफिकल्ट कौन सा होगा? सबसे ज्यादा डिफिकल्ट, सबसे ज्यादा मोस्ट डिफिकल्ट कौन सा होगा रेप्लिकेट करने में? तो ब्रीथलेस एटमॉस्फेयर, क्योंकि 100 टाइम्स थिन है, क्योंकि 100 टाइम्स थिन है मार्स का एटमॉस्फेयर अर्थ से, तो क्या आसान है? तो इट इज मोस्ट डिफिकल्ट। तो वही रीजन जो मैंने बोला 100 टाइम थिन, वो एक्सप्लेनेशन भी होगा और वही रीजन होगा क्यों डिफिकल्ट है, ठीक है। तो 9 नंबर इज डिस्कस्ड, 9 नंबर इज कंप्लीटेड। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं। डोंट वरी, बी हैप्पी, ठीक है। नो फेयर व्हेन सुमित इज हियर। तो आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं इसे मिटा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम्स में पूछता है घुमा फिरा के, लेकिन यही पूछेगा, इससे बाहर क्या ही पूछ सकता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक को 2-3 बार पढ़िए, गो थ्रू कीजिए, एनसीईआरटी बुक से बेहतर कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन है, इन अ विलेज द टेम्परेचर हैज बीन इंक्रीजिंग एंड रेनफॉल हैज बिकम अनप्रेडिक्टेबल ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स। अनप्रेडिक्टेबल है, अनसर्टेन है, कब होगा कब नहीं होगा कुछ नहीं पता, ठीक है।
और टेम्परेचर जो है बढ़े ही जा रहा है, बढ़े ही जा रहा है। तो व्हाट कुड बी कॉजिंग दिस चेंज, ये चेंज में क्या कारण हो सकता है? सजेस्ट टू वेज द विलेज कुड अडेप्ट टू दिस न्यू कंडीशन, इस नई कंडीशन के लिए क्या अडेप्ट कर सकता है विलेज, क्या अडेप्ट कर सकता है? तो अडेप्ट को तो अभी बाद में लिखेंगे, लेकिन इसका क्या कॉज है, क्या कॉज हो सकता है? कैसे लिखोगे, क्या कॉज हो सकता है? व्हाट मे बी द कॉज? तो आप इसको लिखिए अच्छे से, मैं इसको आपको दिखा दे रहा हूं। आंसर 10, इंक्रीज्ड ठीक से लिखता हूं, इंक्रीज्ड क्या? टेम्परेचर का ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, आप पूरा लिखिए। एंड अनप्रेडिक्टेबल rainfall in a village are primarily caused by global climate change अरे यार, change driven by greenhouse gases emission, greenhouse gases emissions like emissions, like मत लिखो जल्दी, like क्यों लिखना? alongside local factors like deforestation, reducing shade and moisture, फिर आगे आप क्या लिख सकते हैं? फिर पूरा लिख दीजिएगा, द वार्मिंग एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस एवापोरेशन बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है? धीरे धीरे वाटर वेपर बन रहा है, तो इससे क्या हो रहा है? लीडिंग टू एराटिक प्रेसिपिटेशन, ये भी आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है? तो ये पूरा आंसर आप लिखेंगे। अभी और एक चीज में लिखना है, शायद क्या लिखना है? दो वेज बताना है जिससे विलेज अडॉप्ट करेगा इस नए कंडीशन के लिए। क्या कर सकता है? एक तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, करेक्ट, आपने सही सोचा, अगर सोचा है तो सही सोचा है, नहीं सोचा है तो इसको लिख लीजिए, ठीक है? एग्जाम के समय तो आपको सोचना पड़ेगा और इसे लिखना पड़ेगा। एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग और दूसरा है ड्रॉट। क्या? ड्रॉट रेजिस्टेंस। ड्रॉट एक कैसा कंडीशन है? बंजर जमीन बन जाता है ना, तो उससे क्या होता है? पेड़ उगता है, उस पे कुछ होता है एग्रीकल्चर? नहीं होता। तो ड्रॉट रेजिस्टेंस रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसको फटाक से नोट डाउन कर लीजिए, इसको मैंने बॉक्स के अंदर कर दिया, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है? क्या अडेप्ट करने वाले हैं, तो उसका आंसर है, ठीक है? ये अडेप्ट का आंसर है, ये भी बता दिया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये 10 नंबर का डिस्कस कर लिया मैंने, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अच्छा, इसको एक्सप्लेन नहीं किया। इंक्रीज टेम्परेचर एंड अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल इन अ विलेज आर प्राइमरली कॉज्ड बाय ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है। इसमें क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस। फिर ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन क्यों हो रहा है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है? उसके बाद
अलॉन्ग साइड कुछ लोकल फैक्टर जैसे डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, तो फॉरेस्ट काटने से क्या हो रहा है, फ्लड्स बढ़ रहे हैं, फिर रिड्यूसिंग शेड, शेड मतलब जो पेड़ छाया देते हैं वो छाया कम जा रहे हैं, पेड़ नहीं तो छाया कौन देगा, फिर मॉइस्चर कम हो जा रहा है, पेड़ की वजह से मॉइस्चर ज्यादा हो रहा था लेकिन वो पेड़ की वजह से मॉइस्चर कम हो रहा है, तो ड्यू टू लैक ऑफ मॉइस्चर, फिर वो इवापोरेशन वाला पॉइंट भी बोला, हाँ टेम्परेचर बढ़ा तो इवापोरेशन ज्यादा होगा, लीडिंग टू एरेटिक प्रेसिपिटेशन। चलिए एक्सप्लेन कर दिया आपको, एक्सप्लेन कर दिया, अब मैं इसे मिटाने जा रहा हूं 10 नंबर को। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। Now I am going to discuss question number 11. So focus your eyes on this question number 11. If there were no atmosphere on the earth, would it affect life, temperature and water on the planet? Explain. इसको एक्सप्लेन करना है, ये क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और मेरे को पता है आप लोग लिख देंगे लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहा हूं। ऑब्वियसली करेगा, ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो लाइफ में लोगों के लिए इम्पॉसिबल होगा लाइफ। टेम्परेचर पे बड़ा असर पड़ेगा, पानी पे भी असर पड़ेगा, सब बता रहा हूं धीरे धीरे। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 कैसे लिखोगे, लैक ऑफ ऑक्सीजन टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं होगा, उसका लैक। सेकेंड, टेम्परेचर वुड बी राइज ऑन डे टाइम and nights will be very cold and freezy, बड़ा ठंडा होगा, माइनस में गिरेगा टेम्परेचर, माइनस में, तो द चांसेस क्या होगा इंसान का जीने का 0.01%, वो भी होगा कि नहीं वो भी नहीं पता, तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। फिर वाटर पे भी बहुत डीप इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है, रात के वक्त में पानी फ्रीज हो जाएगा आइस की तरह, और दिन के वक्त में इतना धूप कि सारा पानी इवापोरेट हो जाएगा, पीने का पानी ही नहीं रहेगा। सो ऑन डे टाइम वाटर गेट्स evaporated due to increased temperature। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। एंड ऑन नाइट वाटर गेट फ्रीज्ड ड्यू टू माइनस टेम्परेचर। माइनस टेम्परेचर रहेगा कि नहीं रहेगा, माइनस टेम्परेचर ना लिख के कोल्ड टेम्परेचर भी लिख सकते हो, फ्रीजी टेम्परेचर भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखो। तो ये तीन इंपैक्ट तीन चीजों के ऊपर हो सकता है, ठीक है। इसका और कुछ क्वेश्चन था, एक्सप्लेन करना था क्या इफेक्ट है, अच्छा ठीक है। और एक बार यस भी लिख देना, यस ऑब्वियसली इट अफेक्ट्स लाइफ, टेम्परेचर, वाटर, एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द whole answer, question number 11. So I hope this question is clear. Okay, if there is any doubt, so you can ask it in comment box. I will answer you. I will answer your doubt. I will clear your doubt. Okay, आप लोग screenshot ले लीजिए, take a screenshot, quick screenshot. Now I am going to discuss question number 12, the last question of this question answer. मैं इसे मिटा रहा हूं। सॉरी, मार्कर गिर गया। चलिए अब डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 12। ये थोड़ा बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, डिस्कस 5 एग्जांपल्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, बुक के एक बार पीछे जाइए, आंसर थोड़ा कॉपी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या है, इसको फिर बाद में ना देख के प्रैक्टिस करना, ठीक है, ये पूछ ही सकता है।
वैसे भी मैं लिखा दे रहा हूं, इसका एग्जांपल क्या है, जैसे मनी प्लांट, दूसरा है पोटैटो, जिंजर, चौथा क्या है, मनी प्लांट, पोटैटो, जिंजर, और क्या है बताइए बताइए बताइए, आप सभी को पता है, बम्बू, बम्बू नहीं बैम्बू, कुछ भी बोलो लिखना आना चाहिए, स्पेलिंग गलत मत लिख देना। शुगर केन, शुगर केन। तो स्टेम से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता क्या है, ये चीज क्या है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, स्टेम, रूट, बर्ड्स, इन सबसे उगने वाले जो वेजिटेबल्स है जनरली वही वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। तो मनी प्लांट स्टेम से होता होगा, पोटैटो बर्ड से होता है, जिंजर भी रूट स्टेम से, बम्बू भी स्टेम से, शुगर केन भी इस टाइप से। तो यही है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। एक्सप्लेन ऑल ऑफ दिस। सो I have discussed all the NCERT question answer of this chapter, our home earth, a unique life sustaining earth। ये खत्म हो गया, लेकिन अब छोटा सा चीज मेरे को डिस्कस करना है, इसलिए मैं बुक रख दे रहा हूं, आपके नॉलेज के लिए डिस्कस करना है। वैसे सारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं, सारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं, तो मैं इसे मिटा दे रहा हूं, ठीक है, इसे मैं मिटा दे रहा हूं। अगर आप लोगों से छूट गया तो वीडियो को पीछे कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आंसर मैंने डिस्कस कर लिए। अभी भी आप वीडियो में अगर बने हैं या आपने स्किप कर दिया कोई बात नहीं, दोबारा देखिएगा इस वीडियो को, वीडियो में बने रहिए। एक चीज बताना है, मैंने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया जीन्स और डीएनए, किया था कि नहीं? अभी आप क्लास 8 में है, 9 में है कि बच्चे मान लो देख रहे हो 10, कई सारे क्लासेस में जाने के बाद भी आपके माइंड में ये सवाल कभी आता है या नहीं भी आता हो, तो मैं आज क्लियर कर दे रहा हूं कि जीन और डीएनए में डिफरेंस क्या है। आता है तो आपको पता चलता है कि क्या डिफरेंस हो सकता है। जब मैंने क्लास और बच्चों का एग्जांपल दिया ना, तो उसी में ही डिफरेंस क्लियर हो गया। और एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, और एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे 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 एक टोमेटो है, पता नहीं आप क्लास 8 वालों का कोई चैप्टर है कि नहीं क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर, हम लोग का क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर था। 9 में भी एक चैप्टर इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, वो फिर बहुत दूर चला गया, ठीक है, लेकिन अभी समझ लो, एक एग्जांपल दे रहा हूं। एक टोमेटो का कितना दिन लाइफ स्पैन हो सकता है? 2-3 दिन आप रखोगे, ऐसे कुछ दिन रखोगे, अगर वो अच्छा टमाटर है, हाइब्रिड है, तो बहुत दिन तक टिके रहेगा। और अगर वो टमाटो हाइब्रिड नहीं है, वो सड़ जाएगा, कुछ दिन बाद सड़ जाएगा। तो वो सड़े ना, उसके लिए मैं उसमें क्या डालूंगा? एक अच्छा जीन डालूंगा, एक अच्छा जीन डालूंगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? सो आई विल ट्रांसफर जीन, गुड जीन इन दिस टोमेटो। सो इसका मतलब क्या है? इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? जीन जो है वो ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन डीएनए ट्रांसफर नहीं हो सकता। डीएनए ट्रांसफर नहीं हो सकता। अभी देखो, अभी पहला पॉइंट मैं लिखा रहा हूं ट्रांसफर के बेसिस पे। डीएनए क्या कभी ट्रांसफर हो सकता है? मैंने बोल दिया मेरा डीएनए मैं ट्रांसफर कर दूंगा इसको, उसको, इसको, नहीं होता है। डीएनए ट्रांसफर नहीं होता, जीन कैन बी ट्रांसफर्ड। सो पहला डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, कॉपी में लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, एग्जाम में भी पूछ सकता है, मेरे को क्या पता, ठीक है। तो जीन कैन बी ट्रांसफर्ड, डीएनए कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। अब बताओ और क्या डिफरेंस हो सकता है? जीन फंक्शनल सेगमेंट है डीएनए का, लेकिन डीएनए तो जीन का फंक्शनल सेगमेंट नहीं है। ये एक लिख सकते हैं, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं है, तो डायरेक्ट हो गया। थोड़ा सा अच्छा अगर लिखे तो ये हो सकता है कि डीएनए हमेशा डबल हेलिक्स होता है। किसका डीएनए डबल हेलिक्स नहीं होता ये बताओ? लेकिन इसका जो है, इसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं, जीन का, इट हैज नो फिक्स स्ट्रक्चर। ये थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा, ये डिफरेंस जो मैंने बोला सेकेंड वाला, ठीक है। डबल हेलिक्स तो सही है, फिक्स स्ट्रक्चर है कि नहीं बताना, ठीक है।
अगर यहाँ पर मैंने कुछ गलत लिखा या फिर दिक्कत हो रहा हो और आपको अगर कोई डिफरेंस पता हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, तो मेरे को भी पता चलेगा आपको कितना पता है। तीसरा आप लोग लिख ही लीजिए, आप लोगों का टास्क रहेगा तीसरा डिफरेंस। आई होप आपको जीन और डीएनए का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। 8 तक आपको पता होना चाहिए, 8-9 के बच्चों को पता होना चाहिए, जिससे फर्दर क्लासेस में अगर आपसे पूछे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसका क्विकली स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर मैंने डिस्कस कर दिया, तो मैंने अभी जीन और डीएनए का भी डिफरेंस डिस्कस कर दिया। अभी भी डीएनए के बारे में मेरे को छोटा सा चीज बताना है, वो मैं बता दूंगा, तो आज का लेक्चर मैं कंक्लूड कर दूंगा। इससे आपको बहुत ही ब्रीफ नॉलेज हो जाएगा डीएनए का, उतना नॉलेज हो गया तो काफी है। चलिए मैं इसे मिटा रहा हूं। आई होप अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर आपसे छूट गया हो तो आप लोग वीडियो को पीछे कर लीजिए। जोश कैसा है बताइए, है ना जोश? जोश होना भी चाहिए। चलिए डीएनए, डीएनए के बारे में जो मेरे को बताना है, डीएनए का आपको टाइप पता है? डीएनए का टाइप, डीएनए का टाइप नहीं पता ना? मैं बता रहा हूं आज आपको, एक नया चीज बता रहा हूं। इसको ना कलरफुल पेन से पूरा एकदम एक रेक्टेंगल बना लीजिए बड़ा सा, और उस पेज को फाड़ लीजिए। जो बोल रहा हूं सुनिए, मैं जो बोल रहा हूं सुनिए प्लीज। जो पेज में आप इसको लिख रहे हैं, डीएनए के टाइप्स लिख रहे हैं, उसके फर्दर टाइप्स में आपको लिखाऊंगा, वो लिख रहे हैं, उस पेज को फाड़ लीजिए और एक बोर्ड या दीवार से चिपका लीजिए। उसको हर दिन सुबह उठ के या फिर रात में सोने से पहले याद कर लीजिए, रट लीजिए। वो क्वेश्चन नीट में बहुत बार पूछता है और कई सारे कॉम्पिटिटिव्स में पूछता है। डीएनए के दो टाइप है, एक है नाइट्रोजन बेस और एक है पेक्टोस शुगर। पेक्टोस शुगर, मेरा जगह नहीं है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन आप लोग अच्छे से लिखिए। नाइट्रोजन बेस और एक है पेक्टोस शुगर। पेक्टोस शुगर, इसका फुल फॉर्म नहीं पता तो ये भी लिख लीजिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। नाइट्रोजन बेस का और दो टाइप है, A, G, और पेक्टोस शुगर का और तीन टाइप है, CUT। इस टाइप से याद रखते हैं अल्फाबेटिकली। अब A से क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं, लाइफ टाइम याद रखिए। पेपर फाड़ लीजिए, जो मैं बोल रहा हूं बार बार बोल रहा हूं, तो दीवार में चिपकाइए। सुबह सो के उठने से बाद एक बार याद करिए, और रात को सोने से पहले। ए जो है रिप्रेजेंट करता है एडेनिन, ADENIN, एडेनिन। जी रिप्रेजेंट करता है ग्वानिन, ग्वानिन। आई होप आपको ये सब पता होगा। सी रिप्रेजेंट करता है साइटामिन, नहीं पता तो टीचर से अगर आपने पूछा तो पता किया, मैं बता दे रहा हूं तो आपको नॉलेज हो जाए, ठीक है। यू रिप्रेजेंट यूरासिल एंड टी थायमिन। अब इन सभी का अलग अलग फंक्शन है, तो फंक्शन मैं नहीं बताऊंगा, कुछ आपको भी खोजने का वो करूंगा, टास्क दूंगा। तो आपका टास्क ये रहेगा कि एडेनिन का फंक्शन पता करना, गुआनिन का फंक्शन, और साइटामिन यूरेसिल को रहने दो, थायामिन का फंक्शन पता करना, ठीक है। ये तीन का कम से कम करना, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडेनिन, गुआनिन एंड साइटामिन, राइट एटलीस्ट वन फंक्शन और फाइंड एटलीस्ट वन फंक्शन of these three, adenine, guanine and thymine. So you take a quick screenshot of this. Please tear a page from your rough copy, paste it on a wall, and every day recall it and recite it. Now take a quick screenshot. Now I rub this. Now I am giving you some homework. Please do it on time, not time, करिए for practice, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए जो आपके क्लास 8 एनसीईआरटी बुक का है, मतलब अलग से दे नहीं रहा बाहर से। explain the significance of Mangalyaan mission. Second question,
व्हाट इज जियोडाइवर्सिटी? Write at least two difference between का शॉर्ट फॉर्म है जीन एंड डीएनए। ये अभी लास्ट में मैंने बताया आप लोगों के नॉलेज के लिए, इसको थोड़ा सा लिखने का प्रैक्टिस करिए, आए चाहे ना आए, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा आप लोगों को कितना समझ में आया। कोई डाउट हो, एग्जाम अभी नजदीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं लेक्चर को कंक्लूड करता हूं। अच्छे से पढ़ाई करिए और फुल स्कोर करिए। बाय।